गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं बीरेश कुमार आपके समक्ष पैट के लिए प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया? ठीक है, अभी रानी एलिजाबेथ ब्रिटेन की जो रानी है उनका देहांत हो गया और उन्हीं के पास अपना कोहिनूर हीरा है। तो ये पूछा जा सकता है, इस समय करंट में भी है, कि निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था? तो किसने किया था? तो वो थे मीर जुमला। किसने किया था? मीर जुमला ने किया था। अच्छा, मीर जुमला क्या थे? तो मीर जुमला जो थे, इनका नाम था मीर मोहम्मद सैयद और ये व्यापारी थे। और ये कहाँ के थे? तो ये ईरानी व्यापारी थे। ईरानी व्यापारी थे, ठीक है। और ये किसका व्यापार किया करते थे? तो ये हीरे मतलब डायमंड का ही व्यापार किया करते थे। और करते कहाँ थे? गोलकुंडा। तो गोलकुंडा के राजा से इनकी बनती नहीं थी, तो ये शाहजहां के पास आ जाते हैं और शाहजहां को ये क्या करता है? कोहिनूर हीरा भेंट करते हैं। चलिए अब इसमें कुछ नए नाम, इसमें कुछ और नाम भी देख लेते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिया गया है औरंगजेब। औरंगजेब और दारा सिकों के बारे में दिया। चलिए औरंगजेब को पढ़ लेते हैं। औरंगजेब ने क्या किया? तो औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया। बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में। और दिल्ली की लाल, ये बहुत बार पूछा जाता है, दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। और औरंगजेब क्या होता है कि औरंगजेब ऐसा शासक है जिसने दो बार क्या की? दो बार अपना राज्याभिषेक कराया था। और औरंगजेब और दारा सिकों भी दोनों भाई थे। और औरंगजेब दारा सिकों के बीच क्या धर्मत का युद्ध हुआ और सामूगढ़ का युद्ध हुआ, ठीक है। और ये युद्ध कब हुए? तो सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 में हुआ था, ठीक है। और इससे पहले धर्मत का भी युद्ध हुआ था। इससे पहले धर्मत का युद्ध हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का मतलब है कि तुर्कों का एक 40 सदस्यीय वो था, का दमन किया? तो इसकी शुरुआत कौन करता? तो इसकी शुरुआत करते हैं इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को क्या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ कब से कब रहते हैं? तो 1210 से 1236 तक ये दिल्ली के सुल्तान रहते हैं, ठीक है। पहली बार ये सुल्तान की उपाधि लेते हैं। इन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो इन्होंने ही तुर्कानी चहलगानी बनाई, ठीक है। और तुर्कानी चहलगानी में भी आपके बलबन भी थे, ठीक है। तो बलबन जब राजा बना और हुआ क्या था कि अब बलबन सुल्तान पर, तो इसका पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबर था। अन्य नाम इनको उलूग खां भी कहते थे। बलबन का अन्य नाम क्या था? उलूग खां भी कहते थे। इनको हम उलूग खां भी कहते थे। तो अब 40 दल का सदस्य बनाया, उस 40 दल में बलबन भी था। तो बलबन ये अच्छी तरह जानता था कि अगर उसको राज करना है दिल्ली पर, तो इस 40 दल को दमन करना पड़ेगा, क्योंकि 40 दल का हस्तक्षेप अब सिंहासन पे ज़्यादा था। तो बलबन जैसे ही राजा बनता है तो पहला काम यही करता है कि तुर्कानी चहलगानी इसको क्या कर देता है? इसका दमन कर देता है, ठीक है। अब इसका वास्तविक नाम क्या था बलबन का? तो बलबन का नाम, वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। अगर पूछा जाए बलबन का वास्तविक नाम था, तो बलबर का बहाउद्दीन जो था वो वास्तविक नाम था। और उसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। और ये कब तक? 1266 से 86 तक ये संघर्ष। अब बलबन ने काम किए, क्या किए थे? तो बलबन में 2-3 काम किए थे। क्या? राजत्व का सिद्धांत दिया, ठीक है। लौ एवं रक्त की नीति अपनाई, ठीक है। सुल्तान का सिजदा और पेबोस जैसी रीतियां चलाई और सुल्तान का निरंकुश होना इसने आवश्यक माना, ठीक है। अब इसमें आते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर पढ़ें तो ये खिलजी वंश के संस्थापक थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो खिलजी वंश के संस्थापक हैं। अब अलाउद्दीन को आप जानते होंगे किसके लिए? कि इनकी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जानते होंगे, ठीक है। और दूसरा
कि इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली में क्या था, दूसरा इन्होंने चराई, ठीक है, और इन्होंने काफ़ी मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत जो पुस्तक थी, एक मूवी भी आई थी पद्मावत, आपने उसमें देखा है, ठीक है। अब जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो इनको बहुत डीपली हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। तो अलाउद्दीन खिलजी को हम जानते हैं, ठीक। अब मोहम्मद तुगलक, तो ये तुगलक वंश के संस्थापक थे, ठीक है। अब ये मोहम्मद तुगलक विवादित रहे, इन्होंने जितनी भी नीतियाँ बनाई हैं उनकी नीतियाँ कभी सफल नहीं रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सती प्रथा का अभिलेख साक्ष कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य नहीं भीतरी अभिलेख से नहीं मिलता है, तो इस सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य कहाँ हमें मिल रहा है? तो हमें मिल रहा है एरड़ अभिलेख से मिल रहा है। और ये किस संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है, ये गुप्त काल से संबंधित है। तो इनके भानुगुप्त के मित्र थे, उनकी डेथ के बाद उनकी पत्नी ने पहली बार इस अभिलेख में पता चला कि उनकी पत्नी के द्वारा सती प्रथा का उल्लेख किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? अब पूछ रहा बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान कहाँ है? तो आपका पता है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे कुशीनारा। अब वो कुशीनारा कहाँ है? तो वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ना तो मध्य प्रदेश में है। बिहार में क्या है? बिहार के में बौद्ध गया है, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ क्या मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब चलिए बुद्ध के बारे में बात कर लेते, थोड़ा सा बुद्ध जी की बात, बुद्ध की बात आ गई। तो बुद्ध जी का जन्म कब हुआ? तो आपको पता है इनका जन्म हुआ 563 में, और इनका जन्म कब हुआ? तो बुद्ध जी का जन्म हुआ 563 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने है ना, कहाँ? उर्वेला, गया को पहले उर्वेला कहते थे, और वो निरंजना यानी फाल्गु नदी में है, और बैसाख पूर्णिमा। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, ठीक है। जब गौतम बुद्ध जैन धर्म के लिए हम कराएंगे तो हम इन सब चीज़ों को फिर और डीपली से पढ़ेंगे। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? अब देखिए ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें सिर्फ एक ही आपको लिख रहा है, लोथल। लोथल जो है वो हड़प्पा सभ्यता का पत्तन बंदरगाह है, मतलब बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ तक आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से ये कुछ नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिटी आ गई, जैसे पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसमें अब इसी को कराने जा रहे थे, लेकिन अभी टेस्ट करवा लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या है? तो प्रांतीय स्वशासन का उपबंध, ठीक है। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध, केंद्रीय अखिल भारत संघ का उपबंध। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध है, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है डी, तीनों। अब जब हम 1935 का अधिनियम जब पढ़ाएंगे, अभी हिस्ट्री का जो आपका पॉलिटी का चल रहा है, आप लोग उसको जरूर देखिए, उस सीरीज से आप पक्का उससे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी अब देखिए, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजा और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो आपको पता है कि कौन हो कह सकता है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आपको मैंने पता था 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और वो जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वह ज़्यादातर किसके लिए थी? तो जमीन भूमि अधिग्रहण के लिए थी। तो ये इसी कब से। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसकी पुस्तक है? तो आपको पता ही किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है महात्मा गांधी जी से, न्यू इंडिया भी इनकी पुस्तक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद को पनपने का मुख्य कारण था। तो लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद को पनपने का मुख्य कारण क्या था? तो बंगाल का विभाजन था। क्या था? बंगाल का विभाजन था। कब था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और जिसमें जिसमें एक दूसरे को लोगों को ये बात पसंद नहीं है, इसी के लिए वो लोग क्या बनाते हैं? एक शोक दिवस के रूप में मनाते। बंगाल विभाजन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अगस्त को इन्होंने घोषणा की थी, ठीक है। तो बंगाल विभाजन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं।
क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो नील क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास नील क्रांति का नेतृत्व करते हैं। ठीक है। अब बिरसा मुंडा ने गया मुंडा, तो बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह किया था। ये झारखंड से ज़्यादा संबंधित है, भगवान मुंडा भी कहा जाता है। ठीक है, दीन बंधुमत की पुस्तक में इनका वो है। अब ठीक है, बाकी जब अब ये जैसे नीली क्रांति का नील विद्रोह है तो ये 1859। अब इससे सम जितने भी इम्पोर्टेंट विद्रोह हैं, एक आपको वीडियो 5 से 6 मिनट की दे दी जाएगी और उस वीडियो से आपके ये सब तैयार हो जाएंगे। अब यूरोप का प्रमुख मतस्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ अवस्थित है? तो डॉगर बैंक कहाँ है? तो उत्तरी, अब डॉगर बैंक की बात कर रहा है तो कहाँ है? तो ये उत्तरी अटलांटिक सागर में है। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक सागर में स्थित है। ये मत्स्य क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी सागर में। अब हम बता दें डॉगर बैंक उत्तरी पूर्व अटलांटिक सागर में, उत्तरी पश्चिमी में कौन सी है? तो आप कहेंगे ब्रॉड बैंक स्थित है सेंट्रल। और ये मत्स्य क्षेत्र कैसा है कि होता है क्या, जहाँ गर्म और ठंडी हवा, जहाँ गर्म और ठंड, जब आपने जब जलधारा पड़ी होंगी तो जहाँ एक गर्म जलधारा एक ठंडी जलधारा है, तो जहाँ गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलती हैं तो ये मछलियों के उत्पादन में, मतलब उनके प्रजनन में बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं बैंक। यहाँ मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं क्योंकि उनके प्रजनन के लिए बहुत अनुकूल परिस्थिति होती है। ठीक है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक समूह बेनिलक्स देश कहा जाता है? ठीक है, बेनिलक्स देश कहा जाता है। तो अब इसको आप देख लीजिए। तो अब इसमें क्या है? तो इसमें आपको पता है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो मैं आपको बता दूं चट्टान प्रणाली में क्या है सीरीज। चट्टान प्रणाली तो पहली कौन सी है? तो पहली चट्टान आती है आपकी आर्कियन, आर्कियन क्रम की चट्टान। फिर आती है आपकी धारवाड़, फिर आती है आपकी कुडप्पा, फिर आती है विंध्यन और फिर आती है गोंडवाना। अगर इसको देखें तो इसका शॉर्ट बना लीजिए ADKVG, ADKVG। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? गोंडवाना लैंड। और भारत सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है? तो गोंडवाना लैंड से ही लेता है। ठीक है, माउंट आबू निर्मित किससे है? तो आपको पता है ग्रेनाइट, माउंट आबू जो है वो किससे निर्मित है? तो ग्रेनाइट नीच से निर्मित है। तो चलिए ठीक है, नीच से। और माउंट आबू है कहाँ? तो आपको पता है ये अरावली पर्वत श्रृंखला में है, अरावली पर्वत श्रृंखला में। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो राजस्थान, बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी है। ठीक है, अब 2011 के अंतिम आंकड़ों, अंतिम, अब देखो जनगणना का अब 2021 का है, लेकिन हो सकता है शायद पूछ लें। तो जिन्होंने पूछा है तो इसमें किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम रही है? तो किस जिले में रही है? तो गौतम बुद्ध नगर में रही है। ठीक है, चलिए, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। तो भुगतान असंतुलन की बात की गई है, तो कहाँ है? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए समय सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है आपका NSSO, NSSO। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई? तो 1950 में इसकी मुख्य स्थापना, और इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग के लिए, देखिए मैंने एक बार आपको करंट में वीडियो डाली थी, उसमें हमने CACP की कहाँ है मुख्यालय, नई दिल्ली में मुख्यालय और क्या काम करता है, तो किस वहाँ हमने सब बताया। तो ये क्वेश्चन जो वो वीडियो किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको पक्का डेफिनेटली उससे हो जाएगा। तो ये क्या करता है? तो ये कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण करता है ताकि किसानों को कोई घाटा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अच्छा कूट है ये, सॉरी कूट है। तो देखिए, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों को सुनिश्चित करना सही है। लोक वितरण पद्धति के माध्यम उपभोक्ता,
ये भी सही है। ठीक है, अधिकतम मूल्य का सुनिश्चित करना ये कोई नहीं है, वो बस क्या देखता है कि किसान के द्वारा कितनी लागत लगी है, उस लागत के हिसाब से किसान को कितना उसको मिलना चाहिए वो उसका निर्धारण करता है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक, इन बैंकों की स्थिति क्या है तो मैं आपको बता दूं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब होती है तो 1955 में। फिर आपकी आती है अग्रणी बैंक 1969। फिर आती है आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 और फिर आता है नाबार्ड 1982। देखिए मैंने नाबार्ड के बाद जब हमने यूरिया करंट में जब यूरिया पढ़ाई थी तो हमने वहाँ नाबार्ड आया था, तो मैंने नाबार्ड के बारे में सब पढ़ाया था कि नाबार्ड का मुख्यालय क्या है, इसमें सीईओ कौन है, तो ये सब पढ़ा। तो देखिए अब पहले तो आप उस वीडियो को जाके देखिए 4321। अब देखिए 42 तो 4213 कहाँ हो गया तो 4213, ये बी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देते, सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है तो क्या है, सतत की जब जहाँ भी सतत लगाओ तो आप समझ लीजिए कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ हम भविष्य की भी पीढ़ी के विकास की बात करेंगे, मतलब कंटिन्यूटी की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आप सबको दोहन कर लें और आने वाले फ्यूचर को कुछ ना मिले। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों में संबंधित उपबंध है और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतर स्थापित किया गया। भैया जिसने भी मेरी पॉलिटी की क्लास की होगी, भाग वाली भी की होगी तो भी ये कर ले जाएगा। ठीक है, और सूची वाली भी की होगी तो भी ये क्वेश्चन कर ले जाएगा, आपको पता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो भारत के संविधान के 9A में नगर पालिकाओं से संबंध उपबद्ध है और जो अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती, नगर परिषद, नगर निगम। अब भैया कौन सही है तो अब इसमें कौन सा सही है तो अब आप देखिए कि केवल एक, तो देखिए केवल एक है, केवल एक, क्योंकि कहीं दो प्रकार की नगर पालिकाओं का उल्लेख नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, तो हमने ये भी पढ़ाया था, अध्यादेश 123 द्वारा जारी किया जा सकता है, कितने दिन तक, 6 माह तक रह सकता है। जब भी सदन आएगा, सदन की बैठक, 2 बैठकों के बीच में कितना अंतर होना, 6 माह का अंतर होना चाहिए। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करेगा, कोई ऐसी स्थिति फंस गई हो और सदन ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति उसे अध्यादेश जारी कर सकता है। तो जो भी सत्र होगा उसे पहले ही, जो भी सत्र आएगा उसमें इस अध्यादेश को रखा जाएगा, फिर उसे पास कराया जाएगा। अगर पास हो जाता है तो ये लागू पर बना रहेगा, अगर ये पास नहीं होगा तो ये वापस चला जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका माध्यम से उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि संसदीय हमारे क्या, हम भारत के लोगों से किसके प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। विधि का शासन जिस प्रकार समानता को प्रतिष्ठा करता वह है। तो अब देखिए विधि के शासन की बात करें तो ये प्रक्रियात्मक है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया कि विधि का शासन का मतलब है कि कोई भी इंसान विधि के समान ना बड़ा है, ना छोटा है, ना गरीब है, ना अमीर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रस्तावना में देखो एक ही बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया, हमने ये भी पढ़ा, और वो कौन सा था तो 1976, पता है, 74वां संविधान संशोधन। गोल्डन धान में, तो गोल्डन धान में क्या होता है तो विटामिन ए ज़्यादा होता है। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड में बनाया गया है, स्विस में। ठीक है, और इसमें विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर हमारे सबसे दृढ़ भाग है तो आपको हम बता दें क्या है तो ये दंतवलक है, दंतवलक, इनको ही हम कहते हैं इनेमल। किसके बने होते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट। और नेक्स्ट चलते हैं, वायु में कौन सी गैस नहीं होती तो वायु में सारी गैसें होती, बस रेडॉन नहीं होती। और ये सब कैसी गैसें हैं तो ये सब अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, ये सब अक्रिय गैसें हैं, रेडॉन नहीं होती। रेडॉन क्यों, रेडॉन को आप इन्वायरमेंट में इसलिए नहीं रखते, जैसे ही रखी अपने आप क्षय हो जाती है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि रेडॉन गैस का पता कैसे चलता है तो रेडॉन गैस से का यूज हम किससे करते हैं, ज़्यादातर कैंसर जैसे पीड़ित बीमारियों को सही करने में हम इसका रेडॉन गैस का
यूज़ करते हैं। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो भैया सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन से होता है। मतलब नाभिकीय में जो संलयन मतलब जुड़ना, संलयन का मतलब है जुड़ना, इसीलिए तो सूर्य आज तक है और बरसों तक बना रहेगा। ठीक है, अगर विखंडन होता तो एक दिन बाद विखंडन, सारे विखंडन टूट जाते, उसके बाद खत्म हो जाता, लेकिन वो जुड़ने से होता है। ठीक है, विखंडन में भी ऊर्जा बहुत ज़्यादा, जब किसी पिंड का को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी, अब देखो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है, पृथ्वी पर उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है, तथा मात्रा अपवर्तित रहती है। ठीक है, हो गया। तो ये रहा आपका पैट के 30 जो करंट 30 जो जीके से आने वाले क्वेश्चन है, जीएस से मैंने वो आपको कराए हैं। उससे रिलेटेड जो भी जहाँ जहाँ मुझे जो फैक्ट मिले, जो मुझे जो भी मुझे लगा, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने उसको आपको इसमें डाला है। हाँ, इस तरह 30 करके पर डे क्वेश्चन आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।